हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वन लाइनर के रूप में कुछ प्रश्न आपका पूछा हुआ है, कुछ प्रश्न एक्सपेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी अधिनियम था और जो भी रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बातें थी, सबको हम लोग देखेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आपको हम दोस्त बता दें, कुछ प्रश्न आपको दोस्त बताया या नहीं बताया उससे मैंने नहीं रखता है, लेकिन आज जो भी है इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चार्टर का मतलब होता है दोस्तों राजलेख। इतना बात को याद रखिएगा, अगर कोई पूछे चार्टर का मतलब क्या होता है तो राजलेख। क्लियर? ठीक है, तो इसी के अंतर्गत हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत हुआ? 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। क्लियर? याद रखिएगा दोस्तों। महारानी एलिजाबेथ प्रथम या सीधे लिखा हुआ है, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों, ठीक है दोस्तों, पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की। आपको हम बताए थे दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी को होता है, 1600 ईस्वी को होता है, तो उसके बाद में पूर्वी क्षेत्रों में 15 वर्षों के लिए एक अधिकार दे दिया जाता है कि नहीं। तो इसके बारे में प्रश्न दोस्तों, लेकिन अध्यक्षता के बारे में पूछ रहा था कि इसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान कर दी गया, तो लॉर्ड मेयर। याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड मेयर। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया? सूरत से। अपना कार्य कहाँ से शुरू किया ईस्ट इंडिया कंपनी? EIC बताए थे ना, यही हुआ दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए, आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होता है? तो 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट से दोस्तों। आपको हम बताए थे दोस्तों कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है तब भारत का संवैधानिक विकास यहीं से प्रारंभ होता है। प्रश्न लिखा हुआ है, आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है? 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट से। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया? सन 1726 के चार्टर एक्ट या राजलेख। देखिए, जो हमने बताया दोस्तों राजलेख के बारे में यहाँ वर्णन कर दिया गया है। तो किस राजलेख के द्वारा? 1726 के राजलेख के द्वारा। दोस्तों, आप इस बात को जरूर याद रखिएगा कि जो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा बातें बताई इसमें थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा, लेकिन आपका क्लियरिटी अच्छा से हो जाएगा। प्रश्न छूटने की संभावना न के बराबर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया? तो 1726 के राजलेख के द्वारा। याद रखिएगा। अब किस अधिनियम के द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित कर दिया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के 4 सदस्यीय परिषद में गवर्नर जनरल, आपको बताया थी जी, गवर्नर जनरल का जो परिषद है उसमें वारेन हेस्टिंग थे पार्षद। वारेन हेस्टिंग के साथ कौन कौन से जो अन्य सदस्य थे? 4। फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेडिंग, मानसन, वर्वेल। आपको बताया था दोस्तों। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद में किसके प्रति उत्तरदायी थी? गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद इंग्लैंड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इंग्लैंड के निदेशक स्थित जो बोर्ड है वहाँ। ठीक है, BOC जिसको हम लोग बोलते हैं BOD, सॉरी हम लोग क्या बोलते हैं उसको? BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्लियर? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंध शक्ति किसमें निहित होती है? गवर्नर जनरल। किसमें? गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद में। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित होती है? गवर्नर जनरल एवं उनकी परिषद। चलिए, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया? 1773। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे? मुख्य न्यायाधीश
था, 4 अन्य सदस्य था, यानी कि 4 सदस्य था, यानी कि 3 अन्य सदस्य था और 4 सदस्य, यानी कुल 4 सदस्य था, जिसमें से मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम पे और 3 अन्य सदस्य था। बताए थे HCL से, बताए थे दोस्तों हाइड, इसके बाद में लेमिस्टर, हाइड लेमिस्टर, सी से क्या डिनोट किए थे हम लोग, बताइए, चेम्बर्स। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत में गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ प्रदान कर दी गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? वारन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 74 में। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1773 के द्वारा। 1765 ईस्वी को 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल कहते हैं। किसको कहते हैं? इल्बर्ट को। किसको कहते हैं? इल्बर्ट को। 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसको कहते हैं? इल्बर्ट को। नहीं, किसने कहा है? इल्बर्ट ने कहा है कि 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास को युग प्रवर्तक काल किसने कहा है? इल्बर्ट ने। किस अधिनियम द्वारा भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेने का प्रतिबंधित कर दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल मुक्त कर दिया गया? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट। आपको बताया था दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट। आपको मालूम होगा दोस्तों, गवर्नर जनरल को जब राजस्व संबंधी से पूर्ण अधिकार दे दिया गया था, एक बजट तैयार किया था संपूर्ण भारत के लिए। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कि सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों को शक्तियाँ प्रदान कर दी गई? 1786 के अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को, आपको बताए थे दोस्तों, बहुत अच्छे से बताए थे, इसलिए अगर आपको याद हो तो आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया था? पियर्स इंडिया एक्ट 1784। पियर्स इंडिया एक्ट 1784 में व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। 1784 के पियर्स इंडिया एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को, आप 1853 में पढ़िएगा ना तो आपको बताया जाएगा। अब यहाँ तक देखिए। फिर कंपनी के कर्मचारी एवं उपहार लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया था 1784 में। यहाँ भी चर्चा किया गया था। कंपनी के मामले में ब्रिटिश सरकार का पहली बार कब नियंत्रण स्थापित किया गया था? 1784 के पियर्स इंडिया एक्ट में। ऑनलाइनर है दोस्तों, हमने आपको बता दिया है, इसलिए आपको फास्ट में करा देते हैं। पियर्स इंडिया एक्ट के तहत निर्मित बोर्ड BOC का अध्यक्ष कौन होता था? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य। पियर्स इंडिया एक्ट के तहत BOC का अध्यक्ष कौन होता था? ब्रिटिश मंडल के सदस्य। चलिए, अब किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को अस्वीकृति करने की शक्ति पुनः दे दी गई? आगे आने वाले गवर्नरों के लिए भी विस्तृत किया गया। 1793 का चार्टर एक्ट। नियंत्रक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान कर दिया गया। 1793 का चार्टर एक्ट। ईसाई मिशनरियों को 1813 में भारतीयों को शिक्षा के लिए कितने रुपये का बात कर दिया गया था? 1 लाख। क्लियर। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था? 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा अंग्रेज अगर आएंगे भारत में व्यापार करने तब उसको अगर आकर बसते हैं, व्यापार करते हैं तो उसको अब क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। अब किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दिया गया? 1784 के पियर्स इंडिया एक्ट। 1784 के पियर्स इंडिया एक्ट। अभी जो बताते हैं ना दोस्तों, 4 को सदस्य था ना, क्या था 4 को सदस्य बताइए? क्लेवरिंग था, फ्रांसिस था,
क्लेवडिंग था, फ्रांसिस था, एक ठो क्या था, क्लेवडिंग फ्रांसिस बर्डवेल था ना। यही इसी प्रकार है दोस्तों, इस नाम को याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। जानते हैं दोस्त, अगर आप उस वीडियो को अगर ठीक से किए होइएगा ना दोस्तों, तो ये आराम से बन जाएगा। बाकी आप नहीं किए होइएगा तो आप रिवीजन कर लीजिए, सब बन जाएगा। हाँ हाँ बनेगा, आराम से बनेगा। चलिए तो हम लोग क्या देखा दोस्तों, फ्रांसिस क्लेवडिंग मानसन बर्वेल, इसमें से एक सदस्य, एक जो सदस्य घट गया, तो 3 हो गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, क्लियर। चलिए आइए आगे हम देखते हैं, कहाँ गया प्रश्न था। 4 से 3 कर दिया गया, किस प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था, ये बात कहा दिया गया, याद रखिएगा। 1833 के राजलेख के पूर्व निर्मित विधियों को विनियमन कहा जाता था, जबकि इस अधिनियम द्वारा निर्मित विधियों अधिनियमन कहलाती थी। दूसरे शब्दों में भारत गवर्नर जनरल परिषद को विधि नियम का अधिकार दे दिया गया 1833 के राजलेख में। ये बात है दोस्तों, ये आपको मेंस में भी काम आ जाएगा पॉइंट कुछ। चलिए देखते हैं आगे। 1853 का चार्टर एक्ट में भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर था। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहले विधि आयोग का गठन 1955 में हुआ और इसके अध्यक्ष MC शीतलवाड़ को बनाया गया, आज जो भारत के प्रथम महान्यायवादी भी थे। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, MC शीतलवाड़। कुछ अलग पॉइंट है दोस्तों हट करके, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद को स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया, 1793 के चार्टर एक्ट में। मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया, 1793 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस अधिनियम के द्वारा, 1833 में, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1833 के। आपको बताया था दोस्तों, ब्रिटिश जो अन्य जो व्यापारी थे, ब्रिटिश सरकार पर, पार्लियामेंट पर दबाव बनाया, जिसके कारण अब उसको भी खत्म कर दिया गया, चाय और चीन के साथ जो व्यापार हो रहा था। चलिए, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति कर दिया गया, 1833 के राजलेख या चार्टर एक्ट कहिए। आप लोग एक बार इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, रिवीजन करते रहेगा, याद हो जाएगा कि अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने या व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, 1833 के अधिनियम के तहत अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने, व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। देखिए, पहले लाइसेंस चाहिए, अब बिना लाइसेंस का भी। सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीकरण का प्रयास 1833 में, आपको बताए थे, क्या बताए थे, जब गवर्नर जनरल को संपूर्ण अधिकार मिल जाता है इसलिए केंद्रीकरण हो जाता है। दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम के द्वारा घोषित कर दिया गया, 1833 के। ये नियम 5 के तहत इस पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया। ये शायद लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में हुआ था, समाप्त हुआ था। लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया, 1833 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, 1833 के अधिनियम के द्वारा लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, 1833। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा कर दिया गया, सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक, 1829 में 17वें नियम के माध्यम से। सती प्रथा का अंत समाप्त, इंड, खत्म। उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा कर दिया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किस अधिनियम के द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालिका एवं विधायी कृतियों को पृथक कर दिया गया, 1853 में। आपको वही ने बताया था शुरू में, ये है 1853 का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालिका एवं विधायी कृतियों को अलग कर दिया गया, यानी कि कार्यपालिका का कार्य और विधायी के कार्य अलग कर दिया गया, 1853 का चार्टर एक्ट। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस राज्यलेख के द्वारा दिया गया,
1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत विधान परिषद में प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दे दिया गया 1853 का चार्टर एक्ट के द्वारा। क्लियर। अब देखिए, विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? 1853 में। विधि सदस्य कब गवर्नर जनरल कार्यकारिणी का, यानी कि गवर्नर जनरल का जो परिषद है उसमें जो पूर्ण सदस्य बन गया 1853 में। याद रखिएगा दोस्तों, विधि सदस्य कौन था? लॉर्ड मेकाले बनाए थे। वही विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था? 1853 में। कर्मचारी की मुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? 1853 में। 1853 में अगर कोई व्यक्ति योग्य है तो आपको मालूम होगा दोस्तों, पहले प्रतियोगिता हुआ था चीन में, आधुनिक काल में प्रशा में। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। रिवीजन करते रहिए, जो भी है आप इसे रिवाइज कीजिए। जो भी आपको दिक्कत है इसके माध्यम से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।